गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 धारिता विद्युत धारिता वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा ऐसा था कि दो चालकों को एक नगण्य धारिता के तार से जोड़ने पर कॉमन उभयनिष्ठ विभव आवेशों का स्थानांतरण होता है जब तक दोनों पर विभव समान नहीं हो जाता। वो उभयनिष्ठ विभव हमने ज्ञात कर लिया था। आवेशों का अनुपात निकाल लिया था कि स्थानांतरण के बाद आवेशों का अनुपात क्या था, C1/C2। उसके बाद हमने जो विभव में कमी और वृद्धि हुई थी डेल्टा V1/डेल्टा V2 वो मान के निकाल लिया था C2/C1। उसके बाद जो ऊर्जा की हानि हुई थी वो भी हमने ज्ञात कर ली थी। ऊर्जा की हानि का सूत्र कुछ था 1/2 C1C2/C1 + C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर। वो सूत्र भी हमने ज्ञात कर लिया था। ऊर्जा की हानि होती है क्योंकि चालक तार से जब आवेश प्रवाह होंगे तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वहां से जो है वो बाहर निकलेगी और उससे हम ऊर्जा हानि कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा की हानि जरूर होती है, वो भी हमने ज्ञात कर लिया। आज बेटा हम इस चैप्टर के केवल न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी, और कुछ जो एग्जाम्पल अच्छे हैं वो मैं सॉल्व करवाता हूँ। बाकी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना। ठीक है, जनरल क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है किताब का। वो देखो कि जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो संयोजन जरूर किया होगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन देखा था, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। मान लो आपके पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता 4.5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इसी के साथ दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं 3 और 6 के। ऐसे एक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है और दूसरे की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, और इसको हम 12 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। इस परिपथ को हम क्या कर रहे हैं, एक 12 वोल्ट की बैटरी ±12 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। और आपका क्वेश्चन है कि भाई प्रत्येक जो संधारित्र है उस पर विभवांतर का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक संधारित्र के सापेक्ष विभवांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना होगा विभवांतर, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और 12 वोल्ट की इसको बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो बिना ध्यान से देखो, हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिसमें दो तो समांतर क्रम में और इन दोनों का समांतर क्रम इसके श्रेणी क्रम में है। संधारित्रों का संयोजन बहुत अच्छे से हमें आता है और यह भी हमें पता है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड की, तो इन दोनों के सापेक्ष विभवांतर जो है वो समान होगा क्योंकि दोनों किसमें है, समांतर क्रम में, और इन दोनों पे आवेश अलग अलग होगा। ठीक है, और ये जो 4.5 माइक्रोफैराड है इसकी बात करें और इन दोनों की बात करें तो इसके और इसके सापेक्ष विभवांतर अलग अलग होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले तो हमें कुल आवेश पता होना चाहिए। इस परिपथ में कुल आवेश कितना जा रहा है इस बैटरी से। 12 वोल्ट की बैटरी जो हमने लगाई है उससे इसमें कुल आवेश Q कितना बह रहा है। मान लो Q आवेश जा रहा है तो Q का सूत्र था Q = CV। तो मुझे इसकी पहले तुल्य धारिता निकालनी होगी। मुझे क्या निकालनी होगी, तुल्य धारिता बेटा। तो तुल्य धारिता देखो, तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट मुझे ये ज्ञात करनी है। ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों समांतर क्रम में, 3 और 6 का समांतर क्रम में तुल्य धारिता जुड़ती थी। याद करो, 3 और 6 का समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3 Cn। तो दो संधारित्र 3 और 6 के, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3 और 6 का समांतर क्रम, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिखूं 3 और 6 तो किसमें है, समांतर क्रम में। फिर ये श्रेणी क्रम में है, ये किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो ये तो समांतर क्रम में है और फिर ये इन दोनों का समांतर क्रम इसके साथ श्रेणी क्रम में है। तो ऐसा करो ना, पहले इन दोनों का समांतर क्रम बोलो। 3 और 6 का समांतर कितना हो गया, 9। 3 और 6 का समांतर क्रम कितना हो गया, 9 माइक्रोफैराड। और फिर 4.5 के साथ श्रेणी क्रम में, तो फिर वो आपका सूत्र लग जाएगा C1 C2/C1 + C2 वाला। तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 में 4.5 लिख दूं इनटू C2 मेरा कितना हो गया, 9 माइक्रोफैराड अपॉन C1 + C2, 9 + 4.5 13.5 माइक्रोफैराड ही आएगा। C इक्विवेलेंट बराबर 4.5 × 9, पॉइंट हटा लो दोनों, ये वाला पॉइंट इससे कट गया। अब 15 से काट दो, 15 × 3 = 45, 15 नाम 135, 9 से 9 भी कट गए, 3 माइक्रोफैराड। इसकी तुल्य धारिता है बेटा 3 माइक्रोफैराड। इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमने देख लिया भाई 6 और 3 का समांतर क्रम 9 हो गया और 9 और 4.5 का श्रेणी क्रम, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो C1 C2/C1 + C2 वाला कांसेप्ट लगा लेते हैं, हमारे पास ये आंसर है। अब अगर हम कुल आवेश की बात करें, Q = C इक्विवेलेंट × V, तो कुल आवेश आपके पास आ गया। C इक्विवेलेंट कितना है भाई, 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रो 10 की घात -6, V कितना 12,
तो ये आ गया 36 गुणा 10 की घात -6 कूलम, या मैं लिखूं 36 माइक्रो कूलम। तो मैं क्या लिख सकता हूं 36 माइक्रो कूलम कुल आवेश है। अब मैं देखो विभवांतर की बात कर रहा हूं, तो 4.5 के सापेक्ष विभवांतर V1 और इन दोनों पे तो समान होगा, उसको मैंने V2 मान लिया। इन दोनों पे समान होगा, वो कितना है V2। मान लो मुझे V1 ज्ञात करना है, 4.5 के सापेक्ष विभवांतर ज्ञात करना है। मुझे यहाँ पे कुल धारिता पता है 4.5 माइक्रोफैराड है, मुझे यहाँ पे कुल आवेश पता है 36 माइक्रोकूलम है। कुल आवेश कितना है 36 माइक्रोकूलम। तो 4.5 के सापेक्ष मुझे विभवांतर ज्ञात करने में दिक्कत नहीं आएगी। 4.5 के सापेक्ष विभवांतर कितना होगा 4.5 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सापेक्ष विभवांतर V1 बराबर Q/C1, इसको C1 मान लेते हैं, इसको मैंने क्या लिख दिया C1, अरे बहुत इजी है। तो V1 बराबर Q कितना 36 माइक्रोकूलम 10 की घात -6, C1 कितना 4.5 माइक्रोफैराड गुणा 10 की घात -6, ये इससे कटा, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना हो जाएगा 360/45, 15 से काट लो, ये 45 से डायरेक्ट काट लो, 15 3 45, 15 दूनी 30, 6 0, 15 3 45, 15 4 60, 3 से फिर काट लो 8 वोल्ट। कितना आया 8 वोल्ट। ध्यान से देख 12 वोल्ट की कुल बैटरी लगी थी जिसमें 8 वोल्ट तो यही खा गया, यहाँ कितना बचेगा 4 वोल्ट। V2 इसके सापेक्ष भी 4 वोल्ट आएगा, इसके सापेक्ष भी 4 वोल्ट आएगा। आप एक बार गणितीय रूप से भी चेक कर लो कि जैसे मुझे 3 माइक्रोफैराड से निकालना है या मुझे 6 से निकालना है, दोनों पे समान आएगा। 3 माइक्रोफैराड वाले से देखना है तो V2 का मान आया Q/C2। क्या Q उतना ही है या चेंज होगा? Q अलग-अलग होगा, पहले हमें Q चेक करना होगा Q कितना था हुआ, ठीक है। विभवांतर तो समान है, V तो कांस्टेंट है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूं तो मुझे पहले Q भी चाहिए, Q2/C2 लिखेंगे, Q2/C2। तो पहले मुझे आवेश बताना है कि भाई टोटल 36 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ तो 36 माइक्रोकूलम है। अब 36 माइक्रोकूलम इन दोनों के सापेक्ष बटेगा। तो देखो एक लॉजिक और सिखाता हूं मैं 10th क्लास वाला, अनुपात समानुपात वाले केस से भी हम निकाल सकते हैं। अनुपात समानुपात वाले केस से भी हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये तो हो ही गया आपका। अब ध्यान से देखो, हमें ये पता चल गया कि इन दोनों के सापेक्ष विभवांतर समान है। 3 और 6 से V कांस्टेंट है। V क्या है कांस्टेंट। आपने सूत्र लिखा V बराबर Q/C। अगर V कांस्टेंट है तो Q/C भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब Q समानुपाती C। Q समानुपाती, मुझे एक्चुअल में यहां से Q1 Q2 पता करना है, वो सी करो। तो Q1/Q2 बराबर C1 अब मैं आपसे पूछूं C1 में इसको मान लो 3 को 3/6 1/2 अनुपात है। अनुपात के हिसाब से Q1 बराबर Q1 का अनुपात 1, अनुपातों का योग 1 + 2 3 गुणा कुल आवेश 36 माइक्रोकूलम। 36 माइक्रोकूलम है ना, कितना आ गया 12 माइक्रोकूलम। इसके सापेक्ष 12 माइक्रोकूलम आवेश। Q2 पूछो, Q2 का अनुपात 2, अनुपातों का योग 3 × 36, कितना आया 3 से काट लो, 12 × 36 12 दूनी 24 माइक्रोकूलम। देखो टोटल करो दोनों का 36 ही आएगा। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे विभवांतर ज्ञात करना है V2, तो सूत्र हो जाएगा, इसका आवेश कितना था Q1 12 माइक्रोकूलम, विभवांतर तो मुझे ज्ञात करना C, धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैराड, 4 वोल्ट। और देखो 4 ही आना चाहिए क्योंकि आप इसके सापेक्ष 8 बोल चुके, तो इसके सापेक्ष कितना है 4, ठीक है, टोटल 12 हो गया। इसके सापेक्ष निकाल लो, क्या लिखोगे V2 बराबर Q2 का मान आपका है 24/6, वही आएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो किताब में केवल 4.5 से विभवांतर पूछा था, मैंने इन दोनों के सापेक्ष बता दिया कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों समांतर क्रम में एक का ज्ञात कर लो, यही तो बहुत लॉजिकल है। आपको 12 वोल्ट कुल दिया हुआ था, यहाँ 8 वोल्ट आ गया, तो इन दोनों में कितना बचेगा 4 गणितीय रूप से निकालो तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इजी का क्वेश्चन। और देखो दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस।
ठीक है, थोड़ा स्पीड से करो बेटा, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है क्लास में उसके साथ के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, बुक के पीछे वाले अनसॉल्व सॉल्व सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, साथ साथ सॉल्व करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो बेटा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप करके वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हो। देखो अगला न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करते हैं, इजी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा हुआ है आपके पास। इस टाइप से क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पे C माइक्रोफैराड का संधारित्र है, और फिर 2 समांतर क्रम में 4-4 माइक्रोफैराड के 2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये 4 माइक्रोफैराड और ये भी 4 माइक्रोफैराड। उसके बाद इधर जो है 1-1 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र लगे हुए हैं, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये शायद लास्ट ईयर या इस साल एग्जाम में आया था, इसकी तुल्य धारिता पूछी थी, ये बी बिंदु, ये आपका ए बिंदु। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि सी ए बी, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता सी ए बी बराबर 5 माइक्रोफैराड है, तो इस सी की धारिता ज्ञात करनी है, इस सी का मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, लॉजिकल है, इजी है। तुल्य धारिता आपको दी हुई है 5 माइक्रोफैराड और इस तरह से कुछ संधारित्र, ये समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में, फिर ये इसके श्रेणी क्रम, ऐसा कुछ दिया हुआ और आपसे इस सी का मान पूछा है बेटा, ठीक है ना, किताब में ज्यादा से ज्यादा कोई वैल्यू चेंज कर देगा, बाकी प्रॉब्लम बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड, तो इसका तुल्य परिपथ हम निकालें, मतलब केवल इसको सॉल्व करते करते हम लास्ट में एक संधारित्र पर पहुंचे जिसकी तुल्य धारिता हमें 5 माइक्रोफैराड दी हुई है, ठीक है ना। फिर हम सी का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान से देख बेटा, 1 और 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में, तो इन दोनों का तुल्य कितना हो जाएगा, मैं इस डायग्राम में बता रहा हूं, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। 1 और 1 का तुल्य धारिता कितनी होगी, 2, 1 और 1 की तुल्य धारिता कितनी होगी, 2 माइक्रोफैराड। इन दोनों का कंबाइन करके एक संधारित्र बना दिया जिसका आंसर आया 2 माइक्रोफैराड। 4-4 का कितना हो गया समांतर क्रम, 8 माइक्रोफैराड, तो इन दोनों का भी 1 हो गया कंबाइंड हो गया, कितना हुआ बेटा 8 माइक्रोफैराड। ये लो, ये तो यहाँ तक तो बहुत इजी हो गया, समांतर क्रम आता तो बहुत इजी लगता है। ध्यान से देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम और फिर आपस में समांतर क्रम में, तो 2 और 2 का श्रेणी क्रम अलग से निकालो, 2 का श्रेणी क्रम C1 C2 बटा C1 प्लस C2 कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड, 2 गुणा 2 बटा 2 प्लस 2 1 माइक्रोफैराड, तो इन दोनों का तो कितना हो गया 1, 8 का और C का निकालना है, तो देखो इसका तुल्य परिपथ, इन दोनों का तुल्य निकाला, ये A बिंदु ही है, इन दोनों का तुल्य निकाला तो आंसर आया 1 माइक्रोफैराड, और इसका हम यहां निकाल लेते हैं, ये भी पॉइंट 8 और C का 8 इंटू सी बटा 8 प्लस सी, यही होगा 8 इंटू सी बटा 8 प्लस सी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 सूत्र लगा दिया। अब ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ लो, जो किसके बराबर है, तो C AB बराबर आ गया 8C अपॉन 8 प्लस C प्लस 1, जिसका मान कितना दिया हुआ आपको 5 माइक्रोफैराड। क्या C सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया, इसको कंप्लीट कर लो, एलसीएम ले लो, इधर 8 प्लस C एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आया 8C प्लस 8 प्लस C बराबर 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8C प्लस C कितना 9C प्लस 8 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 40 प्लस 5C, 5C को इधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ, 5C इधर आएगा तो कितना बचा इधर 4C, 8 इधर लाओगे 40 माइनस 8 30, तो C बराबर कितना आ गया 4 का भाग दे लो 32 में, 4 × 32 8 माइक्रोफैराड, ये लो फाइनल आंसर आ गया। ये कितने का होगा बेटा 8 माइक्रोफैराड का होगा, कितने का होगा 8 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन इजी था, लॉजिकल था, थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करना था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, और देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है ना, कोशिश करते हैं हम लोग, और आप लोग भी कोशिश करना, कोशिश करोगे तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सॉल्व क्वेश्चन करा देता हूं पहले मैं, ठीक है ना। आपके पास किस तरह का संयोजन है, ये प्रतिरोध वाला, जब अगला चैप्टर करेंगे तब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस तरह का संयोजन है, कुछ संधारित्र ऐसे जुड़े हुए, ठीक है ना, अनंत तक, वाह अनंत तक C धारिता के कुछ कैपेसिटर, कुछ संधारित्र इस तरह से जुड़े हुए, एक समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम, और ये कहां तक जा रहा है बेटा अनंत तक, ठीक है ना, इस तरह से जुड़े हुए। और इसकी आपसे पूछिए तुल्य धारिता, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, मतलब आपसे पूछा CAB,
आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? सी ए बी, ए बी के सापेक्ष तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ए बी के अक्रॉस आपको क्या निकालना है? तुल्य धारिता। देखो इजी है, ये भी सी है, ये भी सी है। अब अनंत तक थोड़ी सोल्व कर सकते हैं, और कैसे पता करेंगे कि अनंत पे कितना है, क्या है? ध्यान से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ए और बी के सापेक्ष पूछा, पहले समांतर क्रम, फिर श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम, फिर श्रेणी क्रम। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो इन दोनों की तुल्य धारिता मैं इस तरफ निकालूं चाहे इस तरफ निकालूं, सेम ही आएगा। मैं आगे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि पूरे की तुल्य धारिता जो है वो मान लो C इक्विवेलेंट या C1 है। मैं पीछे से सोल्व करता लाया, तुल्य धारिता मेरे पास कितनी आई? C1। इसको P बिंदु बोल देते हैं, इसको Q बिंदु बोल देते हैं। तो P2 के सापेक्ष मैंने तुल्य धारिता C1 मान ली। क्या AB के सापेक्ष भी C1 ही होनी चाहिए? क्योंकि एक जैसा कॉम्बिनेशन है दोनों तरफ। भाई एक जैसा कॉम्बिनेशन है, इस तरफ देखो चाहे इस तरफ, इसके इस तरफ देखो चाहे इस तरफ देखो, इक्विवेलेंट C1 मान लिया। अब अपना सवाल हो गया, इसका तुल्य परिपथ मान देखें, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये A, ये B, ये C, फिर आपका ये C, और इसको आपने C1 मान लिया। पीछे से आप सॉल्व करते हैं, इसको आपने क्या मान लिया? C1। ये बिंदु B था, ये बिंदु, और AB के सापेक्ष भी आप C1 ही लिखोगे। AB के सापेक्ष भी आप C1 ही लिखोगे। आपको C1 का मान ज्ञात करना है एक्चुअल में। अब ध्यान से देखो, तो जब मुझे C1 ज्ञात करना तो इधर से देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम है, इन दोनों का श्रेणी क्रम इसके समांतर क्रम जो किसके इक्वल होना चाहिए? C1 के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम है, इन दोनों का श्रेणी क्रम इसके साथ समांतर क्रम है, और फिर वो हमारा किसके इक्वल होगा? C1 के इक्वल। तो C1 बराबर आपके पास मान आया बेटा, C और C1 का श्रेणी क्रम C1 अपॉन C प्लस C1, दो संधारित्र का श्रेणी क्रम यही होगा, प्लस फिर C के साथ समांतर क्रम है, जुड़ गया। C के साथ क्या है? समांतर क्रम है, जिसको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब C1 का मान निकाल लो, इसको वजन गुणा कर लो, गुणा भाग कर लो, एलसीएम ले लो। देखो ध्यान से, C1 बराबर C प्लस C1 आपने लघुत्तम ले लिया, ऊपर क्या आया? यहाँ पे C1 प्लस, जब लघुत्तम C1 लिया है तो ऊपर C से गुणा होगा, C² प्लस C1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इसके साथ भी होगा, तो C1 प्लस C1² बराबर C1 प्लस C² प्लस C1। एक C1 तो कट गया, आपको C1 निकालना था ना इन टर्म्स ऑफ C, आप इसको पक्षांतर करके उधर रख लो, तो C1² बराबर, सॉरी C1² माइनस C1 माइनस C² बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन C1 आपको ज्ञात करना है, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप तुलना कर सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाले कर सकते हो। a की जगह आपके पास कितना है बेटा? 1, b की जगह कितना है? माइनस का c, और c की जगह कितना है? माइनस का c²। c की जगह कितना है? माइनस का c²। डायरेक्ट फॉर्मूले से आप c1 निकालोगे, फॉर्मूला देखो, माइनस b माइनस c पहले से है, तो प्लस का c प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का c² प्लस c² माइनस 4ac माइनस ये रहा प्लस का 4c² अपॉन ट्वाइस a। ट्वाइस a की जगह कितना है? 1, तो c1 की वैल्यू आ गई आपके पास c प्लस माइनस ये कितना होगा? c² प्लस 4c² अंडर रूट 5c², तो अंडर रूट 5 इंटू c अपॉन 12। c1 की दो वैल्यूज आई आपके पास, c1 की कितनी वैल्यू आई? 2। c1 की एक वैल्यू तो आई c प्लस रूट 5 c अपॉन 2, मतलब 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू c, ठीक है ना, c कॉमन ले लेंगे। दूसरी वैल्यू आई c1 की c माइनस रूट 5 c अपॉन 2, c माइनस रूट 5c, क्या ये वैल्यू नेगेटिव होगी? और नेगेटिव कैपेसिटेंस पॉसिबल ही नहीं है, आपका आंसर यही है, c प्लस रूट 5c अपॉन 2, c कॉमन ले लेंगे तो आंसर आया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू c। ये इसकी तुल्य धारिता आ गई। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा था, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा था, सर्किट भी बहुत था, इनफाइनाइट तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस कॉन्सेप्ट से सोचता हूं तो बहुत ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बेटा, ठीक है ना, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और करते हैं अपन सॉल्व, ठीक है। वो अनसॉल्व हो गया, ये सॉल्व क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ इस टाइप से है। एक संधारित्र C
उसकी धारिता C है, या 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये मान कितना है? 1 माइक्रोफैरड। फिर इसके समांतर क्रम में 2 संधारित्र लगा रखे, 1 माइक्रोफैरड की, कितने के हैं? 1 माइक्रोफैरड के। फिर 4, उसके बाद 8 है, फिर 16 है, और कहां तक है? इनफाइनाइट। ये 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, और ये अनंत तक है। इसको ए बिंदु मान लिया, इसको बी बिंदु मान लिया। मुझे सी ए बी ज्ञात करना है। सी और ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से बेटा, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता, मुझे ये पता चल रहा है ये श्रेणी क्रम में, और फिर ये सब आपस में किसमें है? समांतर क्रम में। अगर मैं 1 और 1 का श्रेणी क्रम देखूं, 1 × 1 प्लस, इसका तुल्य परिपथ देखते हैं एक बार। 1 और 1 का श्रेणी क्रम 1 × 1 बटा 1 प्लस 1, 1 बटा 2। तो परिपथ देखें, ऊपर वाला 1 माइक्रोफैरड ऐसे कैसे अकेला था, फिर आपका आया 1 बटा 2 माइक्रोफैरड। अगर 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में तो n बटा c वाला सूत्र लगा दो ना, c बटा n वाला, सॉरी c बटा n वाला, c बटा n, ये कितना हो जाएगा? 1 बटा 4 माइक्रोफैरड, फिर 1 बटा 8 माइक्रोफैरड, 1 बटा 16, इस तरह से अनंत तक। और अब ये सब किसमें बेटा? समांतर क्रम में। तो सी ए बी बराबर 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 8 प्लस 1 बटा 16 प्लस कितने टाइम? अनंत तक। ध्यान से देखा जाए तो आपने 9वीं 10वीं में कोई श्रेणी पढ़ी होगी बेटा, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, 1 बटा 2 बटा 1, 1 बटा 2, 1 बटा 4 में 1 बटा 2 का भाग दो, 1 बटा 2, 1 बटा 8 में 1 बटा 4 का भाग दो, 1 बटा 2। इसका मतलब जो सार्व अनुपात है इस श्रेणी का, सार्व अनुपात r का मान कितना है? 1 बटा 2। प्रथम पद कितना है? 1। अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग Sn जो होता है उसका सूत्र होता है a/1 - r, a/1 - r। तो आपका जो Sn जो CAB के इक्वल है, CAB कितना आ जाएगा? a की जगह 1/1 - r की जगह 1/2, 1/2, 1 - 1/2, 1/2, 1/1/2, 2 पर चला जाएगा 2 माइक्रोफैरड आंसर। देखो कितना इजी था। इसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी आनी चाहिए थी, इसमें आपको क्या आनी चाहिए थी? गुणोत्तर श्रेणी। जिसको गुणोत्तर श्रेणी आती है और बस उसमें सूत्र याद रखना है। गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी के केवल 2 सूत्र याद रखो, nवां पद कैसे निकालते हैं और जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं समांतर श्रेणी की बात करूं, समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जाता है? a + n - 1 × d। nवां पद निकालने का सूत्र होता है tn बराबर a + n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। अगर मैं समांतर श्रेणी के n पदों के योग की बात करूं तो क्या लिखूंगा? Sn बराबर a + n - 1 × d, सॉरी 2a + n - 1 × d। Sn बराबर 2a + n - 1 × d, कुछ ऐसा सूत्र आता है। ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है tn बराबर a × r की घात n - 1। और ये n पदों का योग का, सॉरी ये अनंत पदों के योग का सूत्र है a/1 - r, ठीक है ना। इस तरह से हम कुछ सूत्र याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो पीछे जाके चेक कर लो, सूत्र अपने आप याद हो जाते हैं, इजी था। तो ये न्यूमेरिकल भी हो गया। दिखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, बट था इजी। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, ये किताब का आंसर क्वेश्चन है। आपके पास 2 संधारित्र हैं, प्लेटों का एरिया a है और इसमें आधे एरिया में, आधे भाग में, बीच की दूरी d है, मतलब आधे भाग में a/2 ये वाला और a/2 ये वाला। इसमें एप्सिलॉन r1 परावर्तन बराबर, परावर्तन वाला कोई माध्यम है और इसमें एप्सिलॉन r2 है। और आपसे इसके तुल्य धारिता पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो ये, और एक क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पास संधारित्र वही है, सेम प्लेटों के बीच की दूरी d थी, प्लेटों का क्षेत्रफल a था। इसमें आपने मोटाई में भरा है, आधी मोटाई मतलब t1 मोटाई में तो आपका भरा है, आधे में d/2 में तो भरा है, ये भी d/2 टोटल d है। इसमें एप्सिलॉन r1 का परावर्तन, इसमें एप्सिलॉन r2, इसकी तुल्य धारिता निकालना।
तो देखो आपने जब श्रेणीक्रम से समांतर क्रम संयोजन किया था ना बेटा, तो ध्यान से देख, श्रेणीक्रम संयोजन अगर हम मोटाई में भरते हैं, अलग अलग मोटाई में अलग अलग प्रारूप भरते हैं, तो सबकी तुल्य धारिता निकालते हैं, तो वो श्रेणीक्रम संयोजन होता है। वो कौन सा संयोजन होता है बेटा? श्रेणीक्रम संयोजन। तो इसमें देखो श्रेणीक्रम संयोजन निकालोगे तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2। अब आपको ये पता करना है कि C1 कितना होगा, तो एप्सिलॉन R1 वाले केस में C1 हो गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन D by 2, D 2 पर चला गया। ऐसे C2 की बात करें एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस एप्सिलॉन R2 A अपॉन D, ठीक है, इसमें भी वो D के साथ जो 2 था वो ऊपर चला गया। अब ये दोनों मान आप यहां रख लो, उत्तर आ गया C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2, इन दोनों को गुणा करना है और नीचे टोटल करना है, तो इन दोनों का गुणा कर लो और टोटल कर लो, या फिर आप उस सूत्र में रखो, उससे ज्यादा इजी होगा। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट वाला रखो, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, इसको उल्टा करके लिखो D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A प्लस D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इनटू A, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2। C इक्विवेलेंट रिवर्स कर लो, एलसीएम ले लो, तो C इक्विवेलेंट आ गया आपका ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसको रिवर्स करके सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ठीक है, ये आंसर आ गया। ऐसा देखो इसको, इसमें आपने एरिया को डिवाइड कर दिया, तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन होगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट आपका आ गया C1, देखो इसके लिए धारिता बोलो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, एरिया A by 2 यही होगा, प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A by 2, इसमें भी यही करना है, A by 2 हो गया ना, इनटू D कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये इसकी तुल्य धारिता है। बस आपको दिमाग में रखना है कि श्रेणीक्रम संयोजन में अगर मोटाई में अलग अलग मोटाई में परावर्तित करते हैं तो श्रेणीक्रम संयोजन, और एरिया को डिवाइड करके भरते हैं तो समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप बेटा डिस्कस करना, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। थैंक यू।